चलिए, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जिससे हम डील करते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस का मैं नेचर भी आपको दिखाऊंगा, जिससे ये समझ आएगा ऐसे टॉपिक्स आपके लिए कहाँ इंपॉर्टेंस रखते हैं। सवाल ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ने इस बार चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज कराया, अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए और वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, जबकि वो इस समय में जेल में है। सवाल ये पैदा हुआ कि क्या जेल में रहने वाले लोग, जो जेल इनमेट्स हैं इस समय, जो जेल में हैं लोग, क्या वो वोट डाल सकते हैं? पहला सवाल। वोट नहीं डाल सकते या डाल सकते, हम डिस्कस करेंगे। क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? दूसरा सवाल। अगर वो वोट नहीं डाल सकते, अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो जेल से बाहर हैं, अगर किसी भी तरह से बेल के कारण बाहर हैं, तो क्या तब वो वोट डाल सकते हैं? तब वो चुनाव लड़ सकते हैं? जेल से बाहर कौन है? जो अंडर ट्रायल है, अगर वो जेल से बाहर है, क्या वो वोट डाल सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है? या जो कन्विक्ट है, जिसको सज़ा हो गई है, जिसके सबूत तय हो गए हैं, वो भी अगर इस समय जेल से बाहर है, तो क्या वो भी वोट डाल सकता है? क्या वो भी चुनाव लड़ सकता है? ये तमाम सवाल हैं जिस पर यह सवाल खड़ा होता है कि ये वोटिंग का अधिकार कैसा अधिकार है? क्या ये फंडामेंटल राइट है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या ये कोई लीगल, या जिसे हम कहते हैं कोई स्टैट्यूटरी राइट है? अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो इसकी स्टैंडिंग क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका महत्व कितना है? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है तो आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फिर क्या मेंशन्ड है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है तो? सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू वोट, क्या ये दो अलग बातें हैं? क्या फ्रीडम ऑफ वोटिंग और राइट टू वोट, क्या ये दोनों भी अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इन विषयों पर हम चर्चा करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक सवाल हम छोटा सा डिस्कस करें, जिससे हमें ये थोड़ी क्लैरिटी हो कि जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी सारी आप अच्छे से बहुत पढ़ते हैं, आप डेप्थ में लेक्चर्स के वाया भी गुजरते हैं, कोई भी अदर स्टैंडर्ड बुक है जैसे कि लक्ष्मीकांत हैं या कोई भी और पॉलिटी की बुक है, वो भी आप ज़रूर पढ़ते हैं, कवर करते हैं। मेन एलिमेंट की जब आप ये किताबें कवर करते हैं तो ये किताबें क्या इस तरह के क्वेश्चन सर्व करने में पर्पस सॉल्व कर पाती हैं? वो पर्पस वो सॉल्व कर पाती है कि नहीं, हम आपको भी समझाते हैं। ना तो उन किताबों का कोई महत्व कम होता है ये क्वेश्चन पेपर में आ जाने के बाद, और ना ही ये क्वेश्चन किसी मायने में उन किताबों की रेंज से बाहर होते हैं। किताबों की रेंज में कैसे होते हैं वो हम आपको समझाएंगे। यूपीएससी का एक क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ते हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट्स? फर्स्ट, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, payroll can be denied to such prisoners, payroll cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। स्टेटमेंट पहली ये है कि अगर कोई भी प्रिजनर है वो एक सफिशिएंट केस तैयार करे अपना, मतलब एक जायज़ अपना पक्ष रख दे अगर, तो फिर पेरोल डिनाई नहीं किया जा सकता उसको, क्योंकि ये उसका मैटर ऑफ राइट है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। Statement number 2 is state governments have their own prisoners release on parole rules। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अपने गाइडलाइंस हैं, मैनुअल्स हैं, जिनके बेसिस पर वो प्रिजनर्स को रिलीज़ करती हैं पेरोल पर। पेरोल पर लोग बाहर आते रहते हैं, और ज़्यादा फेमस केस ये रहता है हरियाणा में, जो संत बाबा गुरमीत राम रहीम जो हैं वो पेरोल पर बाहर आते रहे लगातार, ये खबरें बनती रहीं। स्टेटमेंट नंबर 1 को अगर हम पढ़ें तो वो क्या कहती है कि अगर एक प्रिजनर ने अपना सफिशिएंट केस रख दिया है तो फिर पेरोल पे बाहर आना उसका मैटर ऑफ राइट है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? उसका रीज़न है, पेरोल के लिए आपके द्वारा अप्लाई करना आपका मैटर ऑफ राइट हो सकता है, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यह आपका मैटर ऑफ राइट है। लेकिन पेरोल देना या नहीं देना ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है अथॉरिटी का। ये अथॉरिटी का फैसला है कि वो आपको पेरोल देना चाहते हैं कि नहीं। अप्लाई करना आपका मैटर ऑफ राइट है, आप करिए, केस सफिशिएंट बनाइए कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आपको पेरोल मिल जाए। लेकिन कितना भी सफिशिएंट केस आपने बनाया है, उसके बाद आपको पेरोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखना पड़ेगा कि उस समय अथॉरिटी की शर्तें कैसे काम कर रही हैं। तो इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी, इसको ऐसा समझिए। ओके,
तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट और स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि अलग अलग राज्यों में गाइडलाइंस बनाई गई हैं पेरोल इशू करने को लेकर के कि पेरोल किस ग्राउंड पर इशू किया जाएगा। ये फ्रेमवर्क है, ये गाइडलाइंस है, इसके तहत काम करिए। अब ये जो क्वेश्चन है सीधे सीधे अगर आप एनसीईआरटी किताबों में ढूंढेंगे, सीधे आप लक्ष्मीकांत में ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम इनका आंसर करने के लिए किताबों को कहाँ रखें? ये सारी चीज़ें समझने के लिए किताबें पढ़नी क्यों ज़रूरी हैं? किताबें ही बताती हैं कि क्या भूमिका निभाते हैं फंडामेंटल राइट्स, आज़ादी का सिद्धांत क्या होता है, बाहर आने की अनुमति अगर जेल अथॉरिटी दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तो किन ग्राउंड्स पर दे रही है, क्यों दे रही है, क्यों देना बनता है, भारत कैसा राज्य है, रिपब्लिक कैरेक्टर किसे कहते हैं, कितना महत्व है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल 21 का। वो सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, फेनोमेनास, सारी चीज़ों से आपको आपकी एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत तारुफ कराती है, इंट्रोड्यूस कराती है, एक्सपर्ट बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। और उसके बाद समाज में होने वाली ऐसी चर्चाओं को आप लेकर के रिसेप्टिव हो जाते हैं, सुनना शुरू करते हैं, और फिर उस वर्ष में या उसके बहुत पहले या उसके बहुत पहले होती आ रही चर्चाएं इन क्वेश्चनों का आधार बनती हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड सारी बुक्स, आपका नॉलेज बेस ही आपको उन खबरों में बनी हुई बातों को समझने में सक्षम बनाता है, जिन बातों पर कई बार सवाल बनते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही इस समय में एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रखा है कि जेल इनमेट्स या कि जो लोग प्रिजन में हैं या कस्टडी में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं या पुलिस कस्टडी में हैं, मतलब आप अंडर ट्रायल्स की बात कर रहे हैं या जिनका अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है या जो कन्विक्टेड हैं, इन सब को लेकर के क्या नियम हैं वोटिंग के, क्या नियम हैं इलेक्शन के, इस पर चर्चा होनी बनती है। पंजाब के खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया चुनाव लड़ने के लिए और ये विषय चर्चा में आया। इस विषय को हम बहुत खूबसूरती से मौजूदा समय में सरकार का क्या स्टैंड है और कोर्ट की जजमेंट से ही वो स्टैंड क्रिएट हुआ है, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, हर पहलू हर पक्ष से समझाएंगे ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो, आप सभी जवाब दे पाएंगे। शुरुआत पहले इस टॉपिक की हम इस बात से करते हैं कि सबसे पहले तो जब हम वोटिंग के राइट्स की बात करते हैं तो वो कहाँ गिवन है, कॉन्सेप्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए हम सीधे चलेंगे हमारे देश के संविधान में, और संविधान में आर्टिकल 326 एंड 325 पे मैं यहाँ पर बात करूँगा। जब हम पॉलिटी कराते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक है हम उसे समझाएं, जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन दूसरा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि जो MCQ आता है, जो स्टेटमेंट्स आती हैं, वो तकनीकी भाषा को निगेट नहीं करती, वो उसे साथ लेके आती है। इसलिए बात ओवरऑल समझ आना भी एक बात है, लेकिन तकनीकी भाषा आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लॉ की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा पूरा टेक्निकली करेक्ट है जैसा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन मैं सरल करके समझा भी दूंगा आपको, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। पहले हम आर्टिकल 326 को देखें। वो कहता है कि द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल, यहाँ पर सीधी बात लोकसभा की है, यानी कि लोकसभा के चुनाव। यहाँ पर हाउस ऑफ द पीपल, हम देश की पार्लियामेंट के मामले में, देश की संसद के मामले में लोअर हाउस को कहते हैं द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। द इलेक्शंस टू द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल किसे कहते हैं, और वो किसका हाउस है? पार्ले जी, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, अदर आई विल थ्रो यू आउट इन द क्लास, ओके। द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज द लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल मतलब द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का निचला सदन लोकसभा। द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली मने विधानसभा, लेजिस्लेटिव मने विधान, असेंबली मने सभा। तो मतलब मोटा मोटी बात हो रही है यहाँ पर जनरल इलेक्शंस को लेकर के, आम चुनावों को लेकर बात हो रही है। तो लोकसभा देश के स्तर पर और विधानसभा राज्यों के स्तर पर, इनके जो चुनाव की बात हो रही है। आर्टिकल 326 कहता है द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ये जो चुनाव होंगे ये एडल्ट सफरेज के आधार पर होंगे, यानी कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी और शर्तें ना लागू करके इसका आधार चुनाव का उम्र को बनाया जाएगा, यानी कि आपकी एज एडल्ट कैटेगरी में आनी चाहिए, ओके।
तो आपको सफरेज यानी कि फ्रेंचाइज एडल्ट बेसिस पर ऑफर होगा, हिस्सेदारी एडल्ट बेसिस पर मिलेगी। ओके, राजनीतिक हिस्सेदारी एडल्ट कैटेगरी के बेसिस पर होनी चाहिए, वयस्क होनी चाहिए। ओके, तो द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। दिस इज टू से every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in the behalf by or under any law made by the appropriate legislature। पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। सो एडल्ट सफरेज के बेसिस पर ही लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट के लिए इलेक्शन के तहत आपको अधिकार मिलेंगे। ये अधिकारों के लिए ज़रूरी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हों, ये शर्त बहुत ज़रूरी है। मतलब यहीं से मामला क्लियर हो जाता है, नागरिकता भारत की आपके पास हो फर्स्ट, और सेकंड चीज़ आप नॉट लेस देन 18 ईयर्स, आप 18 बरस से बस कम के ना हो, ये दूसरी बात। और 18 बरस से कम के नहीं हैं, ये जिस डेट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब चुनावों के तहत, आप उसको देखेंगे उस किसी भी कानून के तहत जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है। मतलब कानून के द्वारा आपकी आयु तय की जाती है कि किस आयु के बेस पर आप चुनावों में वोट डाल सकते हैं। मौजूदा समय में 18 बरस से नीचे के आप नहीं होने चाहिए, इतनी बात स्पष्ट, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? चलो सेकंड इज़, लेकिन ये दोनों बातें किसी चीज़ की शर्त को पूरा करके आएंगी, और वो शर्त क्या है कि आप डिस्क्वालीफाइड ना ठहराए गए हों। डिस्क्वालीफाइड ना ठहराए गए हों कहने का मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न के तहत आपको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, या किसी कानून के द्वारा आपको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। किस ग्राउंड पर, जो भी कई ग्राउंड्स हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। मतलब आप भारत के नागरिक हैं, 18 बरस से कम के नहीं हैं, आप वोट डाल सकते हैं। शर्त यह है कि किसी तरह के भी संविधान के तहत आने वाले या किसी कानून के तहत आने वाले किसी प्रोविज़न के अंडर आपको डिस्क्वालीफाई ना ठहराया गया हो। आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, फिर आप नागरिक हैं और 18 बरस से कम नहीं हैं, वोट डालने आइए, आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्क्वालीफाइड ठहरा दिए गए हैं, फिर चाहे आप नागरिक भी हैं, फिर चाहे आप 18 बरस से कम के भी नहीं हैं, तो भी वोट नहीं डाल पाएंगे आप, क्योंकि आपको फ़िलहाल डिस्क्वालीफाई किया गया है, आप नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इज़ नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ, ग्राउंड्स मेंशन की हैं, नॉन रेजिडेंस के कारण, है ना, आप यहाँ पर अब नहीं रहते हैं, विदेश चले गए हैं, तो दिस इज़ द कंसेप्ट। फिर यहाँ पे नहीं है, दूसरी तरफ चले गए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, यहाँ पे आप नॉन रेजिडेंस हो चुके हैं, आपने दूसरी जगह जा करके अपना वोट शिफ्ट करा लिया, अब यहाँ के इलेक्टोरल रोल में नहीं रह चुके, मतलब नॉन रेजिडेंस की एक शर्त है आपके ऊपर। क्लियर? NRIs एक समय के बाद जब वो नागरिकता ले जाते हैं दूसरे मुल्क की, और इधर की नागरिकता उनकी बाय डिफ़ॉल्ट ही वैसे कट जाती है, उनका नाम आना बंद हो जाएगा, वो वोट नहीं डाल सकते। तो नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अनसाउंड हो गया आपका। तीसरा, क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, किसी तरह के कोई करप्शन चार्जेस, कोई इलीगल प्रैक्टिस, कोई क्राइम, इन ग्राउंड्स पर ये बातें, नॉन रेजिडेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, इन ग्राउंड्स पर आपको अगर डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, तो फिर आप शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर एट एनी सच इलेक्शन। तो आपके पास अधिकार है कि आप एंटाइटल्ड हैं, कि आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं बतौर वोटर एट एनी सच इलेक्शन, फॉर दिस इलेक्शन दैट इज़ टू लोकसभा, और फॉर दिस इलेक्शन दैट इज़ टू द विधानसभा। अब मैं इसको एक कंटिन्यूटी में पढ़ता हूँ, ये बीच वाली डिस्क्वालीफाई लाइन को निकाल करके। सो आर्टिकल 326 कहता है, द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। Every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age shall be entitled to be registered as a voter at any such election. Okay? लेकिन ये बीच में शर्त लग रही है, शर्त भी पढ़ देता हूँ अब। Every person who is a citizen of India and who is not less than 18 year of age on such date as may be fixed in the behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under the constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such election.
ओके, तो आर्टिकल 326 मोटा मोटी अगर बात कहें तो किस चीज़ की बात कर रहा है? इसमें बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि यू आर एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर एट एनी सच इलेक्शन। वोट डालने का तो राइट तब आएगा जब आप बतौर वोटर खुद को रजिस्टर करा लेंगे। बतौर वोटर देश में कौन खुद को रजिस्टर करा सकता है या नहीं करा सकता है, पहले तो ये तय करना जरूरी है। मतलब वोटिंग का राइट, वोटिंग का राइट और वोट डालने का राइट, राइट टू वोट एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग। एक है राइट टू वोट, आपका वोट डालने का मौजूदा अधिकार। एक है वोटिंग का ही अधिकार किस किस को है। जैसे हम इस क्लास में मान लीजिए इस समय सपोज 50 लोग बैठे हैं। सबसे पहली तो जरूरी चीज़ ये है कि क्या 50 के 50 लोगों को वोटिंग का अधिकार है, या सिर्फ क्लास में बैठे लड़कों का वोटिंग का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 में से 25 लड़के हैं तो 25 लड़कों को ही है, या 25 लड़कों में जो 25 और लड़कियां भी उनको भी है। नहीं, हमने इसको इस आधार पर ग्राउंड दी है कि अडल्ट सफरेज है, सारे एडल्ट हैं और सबको वोटिंग राइट है, तो सबके पास वोटिंग राइट है। क्योंकि एडल्ट एज सफरेज के बेसिस पर, नागरिक होने के बेसिस पर आप अपने आप को बतौर वोटर रजिस्टर करा सकते हैं, ऐसा संविधान कह रहा है आर्टिकल 326। लेकिन इस क्लास में से अब किसको वोट डालने का अधिकार है ये तय होगा कुछ शर्तों के आधार पर। और वो शर्तें जो हैं, फिलहाल मोटा मोटी शर्तें ये हैं कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए, वो तो यहाँ पर लिखी हैं। और उसी में एक शर्त आ रही है यहाँ पर, दिस क्राइम, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस। मतलब आर्टिकल 326 के तहत आपको बतौर वोटर रजिस्टर कराने का अधिकार है, लेकिन आगे स्पेस छोड़ दिया गया है कि फर्दर कानून बना करके ये तय किया जाए इस आर्टिकल 326 को क्या शेप देनी है और इसमें दिए हुए अधिकार को कैसे इफेक्टिव बनाना है। तो मतलब कोई ना कोई कानून आएगा जो इसमें गिवन अधिकारों को इफेक्ट देगा, ज़मीन पर इफेक्टिव बनाएगा और इसे शेप देने का काम करेगा। मतलब आपके पास वोटिंग का राइट है, लेकिन मौजूदा समय में आप वोट डालने का अधिकार रख रहे हैं कि नहीं, वो देखा जाएगा कि आपने किसी चीज़ की उल्लंघना तो नहीं कर दी। ये लाइन अभी प्रूव करूंगा जब मैं किसी कानून का एक सेक्शन पढ़ के सुनाऊंगा, तब आप दोनों शब्दों में कंफ्यूजन मत करिए। बाकायदा आपका इलेक्टोरल रोल में नाम बोल रहा होगा, मतलब आप देश के संविधान के मुताबिक, संवैधानिक अधिकार के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मुताबिक पूरी तरह से वो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 326 पूरा हो रहा है, आपको वोटिंग का राइट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला हुआ है, जो राइट यही है कि आप अपने आप को वोटर लिस्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। वो है, आपका नाम नहीं काटा है, आपका नाम है वहाँ, लेकिन अभी आपको राइट टू वोट है कि नहीं है ये तय करेंगे, अभी वोट डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते ये तय करेंगे मौजूदा परिस्थितियों को देख के। दोनों बातों में फ़र्क है कि नहीं है। जैसे देश में कानून है, मान लीजिए कि जो बच्चे हैं वो माता पिता की संपत्ति के अधिकारी हैं कि नहीं है, रूल है कि अधिकारी हैं, लेकिन इन बच्चों को अभी संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो देखेंगे ना कि इन्होंने क्या किया है, क्या किया है। मतलब कुछ ऐसा ही कर दिया हो कि संपत्ति का अधिकार मिलना ही ना हो इन्हें। जैसे कि देश में कानून बना है, इन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, और अगर ये ओल्ड एज केयर ही नहीं कर रहे हैं तो इन्हें फिर संपत्ति का अधिकार भी नहीं जाएगा। पर माता पिता की संपत्ति पर अधिकार बच्चों का है, ये भी कानून है, लेकिन अभी इन्हें वो संपत्ति का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देखेंगे। दोनों बातें समझ आ रही। इसी तरह से वोटिंग राइट कॉन्स्टिट्यूशन में है, दिक्कत मत करिए आप, लेकिन अभी मौजूदा आपका जो राइट टू वोट है वो है कि नहीं है वो देखेंगे। ओके, तो फ्रीडम ऑफ वोटिंग एक बात होती है, लेकिन राइट टू वोट एक और बात होती है। इस बात को समझिए। आर्टिकल 326 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देश में हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में और विधानसभा में एडल्ट सफरेज के बेसिस पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
समझ में आई बात। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि देश का कोई नागरिक जो 18 बरस से कम नहीं है वो एंटाइटल्ड है अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर कराने के लिए। शर्त यह है कि संविधान के तहत या किसी कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, क्राइम, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस को एक आधार बना दिया है। इस आधार पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है आर्टिकल 325। 326 से पहले आता था, पर मैं बाद में लिख रहा हूं, बाद में पढ़ा रहा हूं, उसका कारण भी समझ आ जाए। आर्टिकल 325 डील्स विद द इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स इनटू द इलेक्टोरल रोल एंड रीड्स, क्या लिखता है ये, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, race, caste, sex. There shall be one general electoral roll for every territorial constituency. हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक जनरल इलेक्टोरल रोल होना जरूरी है। There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either house of parliament, or to the house or either house of the legislature of a state, and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them. मतलब मोटी मोटी कहानी ये है कि जब भी आपको इलेक्शन में जाना है आपके पास वोटिंग का राइट होना चाहिए। वोटिंग के राइट के लिए आप वोटर लिस्ट में होने चाहिए। वोटर लिस्ट में खुद को रजिस्टर कराने का एंटाइटलमेंट आपको आर्टिकल 326 दे ही रहा है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल 325 आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप इस बात का अधिकार सुनिश्चित करा सकते हैं देश से कि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम हो। और इलेक्टोरल रोल में आपका नाम ना होने के लिए, मतलब आपका नाम नहीं है, उसकी ये शर्तें कभी नहीं हो सकती। आपका नाम रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर इलेक्टोरल रोल में होने से रोका नहीं जाएगा। इसी आधार पर दुनिया में हमेशा भेदभाव करके कुछ लोगों को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर 1909 का जो कानून था हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय में, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, उस कानून के तहत जो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तैयार किया गया था, मतलब एक इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया था, वोटर लिस्ट, उसमें सिर्फ मुस्लिम वोटर ही रजिस्टर हो सकता था। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट को वोट मुस्लिम लोग ही डाल सकते थे, मतलब मुस्लिम वोटर, नॉन मुस्लिम वोटर्स उसे वोट नहीं डाल सकते थे। इसे सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा गया था। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मतलब कम्युनली आपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी थी। ओके, इतनी बात समझ में आई? आज ऐसा नहीं है। आज हमारे देश में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर सीट्स रिजर्व हैं, एससी सीट है, एसटी सीट है, कोई बात नहीं, वोट सारे ही लोग डालते हैं। आपके हो सकता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेंबर पार्लियामेंट की सीट एससी सीट हो, कोई बात नहीं, लेकिन वोट उसे सारे डालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पे आपका इलेक्टोरल रोल पे नाम नहीं आएगा, आपको रोका नहीं जाएगा। आपका कोई भी रिलीजन है, आप आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह की नस्ल के आधार पर आपको रोका नहीं जाएगा। अफ्रीका में लंबे समय तक ये नियम हुआ कि जो नॉन वाइट पीपल हैं उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सबको वोटिंग का राइट मिलेगा। तीसरी चीज़, जाति के आधार पर आपको वोटिंग का राइट डिनाई नहीं किया जाएगा। आप सब किसी भी जाति से आते हैं, आपको सबको वोटिंग का राइट मिलेगा। चौथी चीज़, लिंग के आधार पर दुनिया भर में, इवन ब्रिटेन में, तमाम दुनिया में बहुत अंत में जाकर के महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला। पहले नहीं था। हमारे देश में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हमारे देश ने यूनिवर्सल कैरेक्टर एम्फेसाइज किया। फ्रेंचाइज हमने एडल्ट रखी है, लेकिन कभी गलती मत करिएगा, वो एडल्ट फ्रेंचाइज भी यूनिवर्सल कैरेक्टर की है।
हमारी फ्रेंचाइज एडल्ट होने के साथ साथ रिलीजन तक, कास्ट तक, सेक्स तक, किसी चीज़ तक सीमित नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि आपको एडल्ट होने के नाम पर सफरेज दे दिया और उसमें बाद कई तरह की उस पर क्वालिफिकेशन लगा दी कि एडल्ट में सिर्फ मेल जेंडर को वोट मिलेगा, एडल्ट में सिर्फ हिंदू को या मुस्लिम को या सिख को वोटिंग का राइट मिलेगा, एडल्ट वाले सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय को मिलेगा। ऐसा नहीं है, समझ में आई? एडल्ट ही का मतलब ये है, एडल्ट क्या मतलब है कि एक ही शर्त लगाई गई है सिर्फ कि एडल्ट होने चाहिए, बाकी फ्रेंचाइज जो दिया है वो यूनिवर्सल है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ऑफ एडल्ट कैरेक्टर। हाँ, बस एडल्ट होने चाहिए ना, पता नहीं ना 8 साल के बच्चे को पकड़ा दे वोटिंग राइट, वो नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आई? लेकिन भाई ये भी कहानी है, यूनिवर्सल का मतलब ये थोड़ी ना, यूनिवर्सल कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं हमारे देश में, लेकिन वोटिंग राइट के मामले में तो देखना पड़ेगा, हमारे देश की सरकारें बन रही हैं ना, इस स्टेट के भारतीय राज्य के नागरिक के बतौर ही आप नागरिक के तौर पर ही भारतीय नगरीय व्यवस्था को देख पाएंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आप देखेंगे, है ना? तो ऐसे में जो भारतीय नागरिक नहीं है उस तक ये अधिकार एक्सटेंड नहीं होता है। इस बात को समझ पाए आप? इसलिए कई ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर रोका जा सकता है कि आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए ओनली शब्द इज इंपॉर्टेंट, ओनली वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, दिस वर्ड ओनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवी कोई ग्राउंड एटसेट्रा वाली नहीं है। पॉलिटी पढ़ते हुए इसको मजाक में या अन्यथा में नहीं लेना है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, रीजन, रीजन लिखा मैंने, रीजन मैंने लिखा नहीं लिखा, समझ में आ गई बात? जिस राज्य के हो पहले तो उस राज्य के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हो, और दूसरा उस राज्य में जिस टेरिटरी में हो, कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटरी में, वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, वहीं पे वोट डालो चुप करके। इधर उधर मुंह उठा के नहीं चली जाना कहीं पे भी, ये कह के कि मेरा तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मुझे रीजन के आधार पर क्यों रोका जा रहा है। वो कहेंगे रीजन की शर्त लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ओनली ऑन क्या लिखा था? ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। पांचवी तो कोई ग्राउंड हमने नहीं लिखी थी, तूने कहाँ से खुद बना ली संविधान अपना ही? तो इसलिए आर्टिकल्स को कभी ईटीसी में नहीं पढ़ते, एटसेट्रा नहीं होता, पूरा बिंदु बिंदु लिखा होता उन्होंने, जितना जरूरी उतना जरूरी है। समझ में आई? इसलिए ऐसे फराटेदार नहीं बोलने आना ओनली ऑन रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ऐसा नहीं है। चारों बातें स्पष्ट लिखी हैं, इसको मत भूलना। एक तो रिलीजन के नाम पर तुम्हारा पर्चा नहीं कटेगा, जाओ अपना वोटिंग लिस्ट में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलो, नाम लिखो, ऐसा रिलीजन के नाम पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेस, रूस, नस्ल तो कोई पूछ ही नहीं रहा वैसे, कास्ट के नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सेक्स के नाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रीजन मेंशन करना का कि किधर के इलेक्टोरल रोल में नाम लिखाना चाह रहे हो बताना पड़ेगा ना, वहाँ पर फिर उधर का ही मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये सारी शर्तें हैं जो दिमाग में रखनी है। तो आर्टिकल 326 ने सीधे सीधे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी है। यूनिवर्सल कैरेक्टर का मतलब यह है कि शर्त रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स की नहीं लगाई गई है, शर्त लगाई गई है सिर्फ एडल्ट होने की। उसके बाद ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सब पर, सबको मिला है ये अधिकार, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आधार पर नहीं होगी, बाकी कोई और ग्राउंड हो सकता है, इसके अलावा कोई और ग्राउंड हो सकता है। आर्टिकल 325 कह रहा है चुप करके आप किसी को भी, आर्टिकल 325 कह रहा है कि द इंक्लूजन ऑफ द पर्सन इनटू द इलेक्टोरल रोल, ये उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। इलेक्टोरल रोल में आपका नाम दर्ज होना, जैसे आप 18 साल के होते अपना नाम दर्ज कराने जाएंगे, उसकी बात है। वो कह रहा है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल, किसी को भी आप इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं करेंगे फॉर इंक्लूजन, उसको इंक्लूड करने से रोकेंगे नहीं, फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब किसी भी पर्सन को आप इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने से इनएलिजिबल नहीं ठहराएंगे रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के ग्राउंड पर। ये पहली बात। और दूसरी बात, किसी इलेक्शन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं होल्ड होंगे जब तक उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक इलेक्टोरल रोल तैयार नहीं होगा।
जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि कितने वोटर हैं तो वोट कैसे डलेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी डाली गई है कि हर हाल में उस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल रेडी होना जरूरी है। मतलब कोई गवर्नमेंट आकर के एनआरकी नहीं फैला सकती है किसी भी मैनर में कि जिनको चाहे उनको चुनाव में पर्चा बांट करके भेज दिया। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द आर्टिकल 325 टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया that there shall be a one general electoral roll. There shall not be 2, 3, 4, 5, a one standard electoral roll जिसमें सबका नाम दर्ज होगा और उन्हें आप इंक्लूड करने से नहीं रोकेंगे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के नाम पर आप उन्हें दर्ज करवाएंगे। सिंपली आर्टिकल 325 इतना ही कहता है। ओके, मैंने टेक्निकल लैंग्वेज भी लिख दी है, स्पष्ट शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ रहा हूं एग्जैक्ट बात कि आर्टिकल 325 डील्स विद द इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स इनटू द इलेक्टोरल रोल। वो कह रहा है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इतना दिमाग में आपको रखना है और उसमें लिखा हुआ है कि आप उसको इंक्लूड करने से रोकेंगे नहीं। चलें, अब ये दो बातें आपको समझ में आई। तो मतलब आर्टिकल 325 में आपका अधिकार है कि आप खुद को इलेक्टोरल रोल में दर्ज करवा लें। ये आपको इंक्लूजन ऑफ पर्सन इनटू द इलेक्टोरल रोल का आपको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 325 अगर ये कहेगा किसी इंस्टीट्यूशन को आपको ये राइट देगा तो ही आर्टिकल 326 के तहत आप एंटाइटल्ड होंगे टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर एट एनी सच इलेक्शन। इलेक्टोरल रोल में नाम नूम कुछ हवाई कुछ नहीं चल रहा है। इस बार तुम वोटर हो, अगली बार तुम नहीं हो, हमें वोट नहीं दिया, अगली बार तुम नहीं हो। जो वोट देता है उसी को वोटर बनाएंगे, नहीं। आर्टिकल 325 पहले कहता है कि इलेक्टोरल रोल तैयार करो, इलेक्टोरल रोल का अधिकार देता है। और आप सबको कहता है कि इलेक्टोरल रोल में आपको इंक्लूड करने से कोई नहीं रोक सकता। रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर घबराओ मत, आ जाओ और इनरोल हो जाओ। ओके। और आर्टिकल 326 कहता है कि देश में चुनाव एडल्ट सफरेज के आधार पर होंगे। जो भी भारत का नागरिक है, 18 बरस से कम नहीं है, संविधान और किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो एंटाइटल्ड है अपने आप को बतौर वोटर रजिस्टर कराने के लिए, और वो करवाएगा। ये दो ही आर्टिकल दो बातें कर रहे हैं, एकदम चुप स्पष्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोनों में। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब इसके अलावा जो अगली कहानी है वो, उसके लिए अगला कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, वो समझ में आएगा। ओके। अब एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कानून की। उसका नाम है, आप उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट भी कह सकते हैं, या वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 भी कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 या पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है देश का। अब ये तो एक एक्ट है, ये तो एक कानून है, मतलब ये एक स्टैट्यूट है, एक विधान है। स्टैट्यूट माने विधान, एक्ट, लॉ, स्टैट्यूट, विधान, ये सब कह लीजिए आप। तो ये एक स्टैट्यूट है, ये एक विधान है। ओके। इसका ये सेक्शन 62, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या करता है? द सेक्शन 62 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू वोट। तो ऐसे में ना आर्टिकल 326 ने ना आर्टिकल 325 ने राइट टू वोट नहीं प्रोवाइड किया। राइट टू वोट पर बात करेगा एक सेक्शन 62 जो एक एक्ट का सेक्शन है, और वो एक्ट है 1951 में बना हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट या पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 62 वोट का अधिकार देता है। आर्टिकल 325 इलेक्टोरल रोल में आपका नाम इंक्लूड कराने का अधिकार देता है। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज का अधिकार देता है। बतौर नागरिक 18 बरस से कम नहीं है तो आप एंटाइटल्ड हैं अपने आप को वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराने के लिए का अधिकार देता है। लेकिन एग्जैक्ट वोट डालने का अधिकार देना ना देना, ये सेक्शन 62 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 से डील होता है। तो फिर इसी में ही वोट ना डालने की शर्तें भी लिखी होंगी। मतलब अगर ये राइट टू वोट देता है तो ये राइट नॉट टू वोट भी यही कह रहा होगा। फिर अगर वोट डालने का अधिकार इससे मिल रहा है, वोट ना डालने वाले प्रतिबंध भी यही लगा रहा होगा। वो है सेक्शन 62 के अंदर आने वाला सब क्लॉज 5।
तो दिस इज द सेक्शन 62 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। सो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 62 के ये सब क्लॉज 5 में क्या गिवन है, वो कहता है द पीपल हु आर डिस्क्वालीफाइड, कौन कौन डिस्क्वालीफाइड हैं, जिनको राइट टू वोट नहीं है, इलेक्टोरल रोल में नाम है और उस बार वोटर लिस्ट भी बनी है उस चुनाव के लिए, उसमें भी नाम है, सब ओके रिपोर्ट है, लेकिन डिस्क्वालीफाइड है वोट डालने के लिए। कौन? इफ पर्सन इज कन्फाइंड इन प्रिजन, अगर वो पर्सन प्रिजन में कन्फाइंड है, जेल में बंद है, इफ अ पर्सन इज कन्फाइंड इन प्रिजन वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या तो उसे सजा के तौर पर कैद मिली है, आई बात समझ में, उसको इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया है कि उसको इम्प्रिजन किए, इस तरह से वो बिहाइंड द बार है, या फिर और ट्रांसपोर्टेशन, इसको छोड़ो आगे बढ़ो, सिंपली सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अदरवाइज, और इज इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस, जैसे पुलिस लॉकअप में है तो या तो पुलिस लॉकअप में है, या फिर इम्प्रिजनमेंट पा चुका है, बिहाइंड द बार है, या फिर वो इसमें नहीं लिखा वो भी समझा देता हूँ, या फिर वो ट्रायल्स चल रहे हैं और जेल में है, जुडिशल कस्टडी में है। तो आप किस किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए? पहला, आपको सज़ा मिली हुई है, इस वजह से आप बिहाइंड द बार्स हैं। फर्स्ट हैं आप जेल में ही, यू आर इन द जेल। दूसरा, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और कोर्ट ने आपको न्यायिक हिरासत में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, क्योंकि अभी आपके अगेंस्ट ट्रायल्स चलेंगे, सज़ा नहीं मिली अभी आपको, अभी आप मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं हैं, अभी आप एक्यूज्ड हैं, अभी आप कन्विक्टेड नहीं हैं, अभी आप तय नहीं हुआ है कि आप कन्विक्टेड हैं, एक्यूज्ड हैं, आरोप लगे हैं आप पर। तो कोर्ट ने आपको पुलिस कस्टडी ना दे करके जेल में भेज दिया है, इसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। तो भी आप जेल में ही हैं, बिहाइंड द बार है, बिहाइंड द बार है, यू आर इन द कन्फाइनमेंट ऑफ द प्रिजन। तीसरा, कोर्ट के पास पुलिस व्यक्ति पकड़ करके लेकर के आई और कोर्ट ने उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया, पुलिस रिमांड में दे दिया, तो भी वो जो पुलिस के लॉकअप्स हैं वो उसमें है, बिहाइंड द बार, वो पुलिस लॉकअप में है, तो भी वो कन्फाइनमेंट में ही है, कन्फाइंड इन द प्रिजन है। इतनी बात समझ में आई? ये तीनों कैटेगरी, या तो पुलिस लॉकअप में है, इसे पुलिस कस्टडी कह दो, या फिर जेल में ही है, वो जुडिशियल कस्टडी है। अब जेल में ही है लेकिन सज़ा पा चुका है इसलिए जेल में है, इम्प्रिजनमेंट मिल गया है उसको, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया है उसको, इसलिए जेल में है। ये तीनों कैटेगरी में आप हैं तो बिहाइंड द बार ही, तो फिर ऐसे में आप डिस्क्वालीफाइड हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल स्पष्ट है ये मामला, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें आगे से लाइफ में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना। ये सेक्शन 62 सब क्लॉज 5 कहता है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का। किसी भी तरह से भाई आप पंजाबी में, देसी भाषा हिंदी में कह लो, आप अंदर हो बस गए। अब आपको उस साल आपके घर में वोटिंग पर्ची आएगी, वोटिंग पर्ची आई मतलब आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 दोनों इंश्योर हो गए, लेकिन आप वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि सेक्शन 62 ने ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ने आपको फ़िलहाल वोट डालने से डिस्क्वालीफाई कर रखा है। इस बार वोट डालने का अधिकार नहीं है आपको, यू हैव नो राइट टू वोट। ओके, इतनी बात समझ में आई? लेकिन सेक्शन 62 सब क्लॉज 5 का कोई नियम प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होता। अगर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत डिटेन किया गया है कि कोई खतरा हो सकता है या कोई और समस्या है, सिंपली यू आर अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो डिटेंशन में रहते हुए पोस्टल बैलेट की मदद से, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट कहते हैं हम इसको, पोस्टल बैलेट की मदद से, मतलब पोस्टल बैलेट भी होते हैं ना, पोस्ट के वाया अपना बैलेट पेपर भेजना, अपनी वोट भेजना, तो पोस्टल बैलेट की मदद से प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर कोई आदमी है तो उसको वोटिंग का राइट है, क्योंकि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। तो हमने ये भी
MCQs अगर आ रहे हैं तो हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। उसमें बहुत चतुराई से वो यही लिखेंगे कि पर्सन अंडर एनी टाइप ऑफ डिटेंशन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम वोटिंग। नो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो फिर डिस्क्वालीफाइड नहीं है। या लिखा होगा ऑल टाइप ऑफ डिटेंशन, नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो वोटिंग राइट है, राइट टू वोट है अंडर द सेक्शन 62, उसका वोटिंग राइट है। इतनी बात समझ में आई। और सेक्शन 62 ने ही ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रिजन में है, चाहे वो कन्विक्शन के कारण है, चाहे जुडिशियल कस्टडी के कारण है, चाहे पुलिस कस्टडी के कारण है, ड्यू टू एनी रीज़न इट इज़ इन प्रिजन, कहीं से भी उसका जो नेम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया जाएगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मतलब सेक्शन 62 आर्टिकल 326 और 325 के राइट को कहीं भी इनक्रोच नहीं कर रहा है। अक्सर लोग ये कह सकते हैं कि सेक्शन 62 इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 326, 325, बट सेक्शन 62 ही खुद ये कह के चल रहा है कि सेक्शन 62 की शर्तों के तहत किसी भी तरह से आर्टिकल 325 और 26 के तहत जो अधिकार हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मतलब आपका नाम जो वहाँ पर इंक्लूड हुआ है वो किसी हाल में भी इम्पैक्ट नहीं होगा। वो नाम है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का राइट नहीं ले लिया आपका, वो है। मतलब बतौर नागरिक 18 बरस से ऊपर हैं आप, तो आपका वोटिंग का राइट नहीं लिया गया है, वो है आपका। अभी वोट नहीं डालने दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन आपका मताधिकार छीना नहीं गया, आपका वोटिंग का फ्रीडम ऑफ वोटिंग आपकी है। फिलहाल राइट टू वोट नहीं है आपके पास, राइट टू इलेक्ट नहीं है। यू कैन नॉट इलेक्ट, दिस इज़ नॉट द राइट, राइट नाउ यू कैन नॉट अवेल दिस राइट। ये शर्त आप पर लगाई गई है। लेकिन जब आप जेल से छूट जाएंगे या आप बाहर आ गए हैं, बीट एनीथिंग, आप बस बाहर हैं, बस बाहर आते ही, क्योंकि आर्टिकल 325, 326 तो वहीं खड़ा था जब आप अंदर भी थे, तो बाहर आते ही आर्टिकल 325, 326 ऑटोमेटिकली प्रभावी हो जाएगा। चुप करके अपना वोट डालो यार। तो अगर आप बेल पे बाहर आते हैं तो वोट डालिए ना, बाहर है ना आप। सरल हो गया, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रखनी दम। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि बेल पे बाहर कौन आता है, आ जाओ। अब आप कन्विक्टेड हैं, सजा पाए हुए हैं, सजा पा ली है भाई, कन्विक्टेड कहते हैं उसको जिसको सजा मिल गई, लेकिन बेल पे बाहर हैं। बेल पे बाहर है ना, बाहर है ना, और बाहर होने के नाते बेल किसी मेरिट पे ही दी होगी, बेल किसी ग्राउंड पे ही दी होगी। कन्विक्ट होने, तो कई लोग कहते हैं कि ऐसे तमाम क्रिमिनल्स जो कन्विक्टेड हैं, सजा पाए हुए हैं और वो बेल पे बाहर हैं, तो उनको कैसे वोटिंग का राइट मिल रहा है? भाई वो बेल पे बाहर हैं, बस यहीं से तो कहानी तय होगी। बेल कैसे मिली उन्हें? बेल के लिए जो जिरहा हुई, जो सारी डिस्कशन हुई, जो डिबेट हुई, उसमें क्लियर हो गया कि इसके केस में मेरिट बनती है कि इसे फर्दर टेकअप किया जाए। जैसे आपको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आप हायर कोर्ट में गए, यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब इन सारे मामलों में जब आप एक कोर्ट से दूसरे तीसरे में जा रहे हैं, आप कन्विक्टेड तो हैं, लेकिन फिर आपको बेल तो मिल रहा है ना। आपने बड़े कोर्ट में अपील लगाया, बड़े कोर्ट ने आपको बेल ऑफर कर दिया कि ठीक है हमारे कोर्ट में ट्रायल चलवाओ और तब तक बेल पे बाहर रहो। तो ऐसे में ये तो कहानी क्लियर हो गई कि अब आप बेल पे हैं, और जब आप बेल पे हैं तो वोट डालो ना। जेल से बाहर हो तो आर्टिकल 325, 26 खुद ही इन्वोक हो जाता है, क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं है। सेक्शन 62 उसे खुद जिंदा रखता है कि वो नहीं गया तुम्हारा, टेंशन मत लो, कोई अधिकार नहीं ले रहे हैं संविधान के तहत तुम्हारे। लेकिन राइट टू वोट संवैधानिक अधिकार वो कह रहे हैं कभी था ही नहीं। राइट टू वोट तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट हमने सस्पेंड कर दिया तुम्हारा जब तुम बिहाइंड द बार थे, हमने वो राइट तुम्हारा सस्पेंड कर दिया, और जैसे ही तुम अब बिहाइंड द बार नहीं हो तो वो सस्पेंशन भी ख़त्म हो गया, और जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था आर्टिकल 325, 26 वो प्रभावी ही था। कर लो, वोट डाल लो, जाओ जिधर जाके घर पे पर्ची आई हुई है जाके वोट डाल, कौन रोकने आ रहा है। लेकिन ये कैसा हो कि आदमी अरेस्ट हुआ, बिहाइंड द बार चला गया, देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर भी है, पर्ची बनानी बंद कर दी उसकी,
इलेक्टोरल रोल में उसका नाम डालना बंद कर दिया। वो एंटाइटल्ड ही नहीं है कि खुद को वो रजिस्टर करा सके बतौर वोटर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये मामला मर जाएगा संवैधानिक अधिकार का, आर्टिकल 25-26 का, 325-326 का। ये बड़ा मामला हो जाएगा। ऐसा है नहीं अभी। उसके नाम की पर्ची बन रही है। उसके घर में लोग आए, इलेक्शन कमीशन से लोग आए कि घर में कितने सदस्य हैं, सबकी पर्ची बनी हुई है, उसका आधार कार्ड दो, पर्ची बनवाओ, खत्म कहानी। दैट्स ऑल। दोनों चीज़ों को अलग करके देख पा रहे हो, आर्टिकल 325-326 को। तो ऐसे में इस समय जेल में जितने भी लोग हैं देश में, जितने भी लोग जेल में हैं, थानों में हैं, थाने के लॉकअप में हैं और जेल में हैं, सजा पाए हुए जेल में हैं, चलने दो। केसेस अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, केस अभी शुरू भी नहीं हुआ है और जेल में हैं, या तो जुडिशियल कस्टडी में होंगे। केस अभी शुरू भी नहीं हुआ है और जेल में है, क्योंकि अभी जांच चल रही है ना, तो भी नहीं वोट डाल पाएंगे। केस शुरू हो गया है, ट्रायल चल रहे हैं और वो जेल में है, तो भी नहीं डाल पाएंगे। अभी पकड़ा ही पकड़ा है, पकड़ के 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया है और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके वापस लॉकअप में ला रहे हैं, पुलिस कस्टडी मिल गई, ट्रांसपोर्टेशन। वो नहीं कह सकता कि अभी तो बिहाइंड द बार नहीं हो ना, गाड़ी से जरा उतर के तो डाल लूँ। तुम उस प्रक्रिया में ही हो, तुम जिस गाड़ी में हो उसमें भी तुमको कैदी की तरह ही रखा गया है। उस गाड़ी में तुम स्वतंत्र अधिकारों की मांग नहीं कर सकते कि अभी तो गाड़ी में हो ना, अभी तो कैदी नहीं हूं ना, क्योंकि कैदी मना बिहाइंड द बार कह रहे, नहीं बिहाइंड द बार नहीं, कैदी मतलब कि कैदी, वहां पे बार से कैद करेंगे, यहाँ पे यहाँ कैद कर दिया तुमको। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे में उसको पकड़ के अंदर डाल लिया लॉकअप में। समझ में आई? 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके वहाँ से लेकर के आ रहे हैं वापस लॉकअप में। तुम भाई खत्म कहानी, तुम वोट नहीं, तुम्हारा गया वोट। इस तरह से ये मोटा मोटी 4 कैटेगरियां बनी कि ये वोट नहीं डाल सकते। अब कोई डाउट तो नहीं? ये नहीं डाल सकते भाई, खत्म हो गई कहानी, आज के बाद 0 मामला। अब आती है बात कि भाई फिर और कौन डाल सकता है? तुमको किसी प्रिवेंटिव मेजर के तहत, अभी ऐसा प्रमाणित नहीं कि तुमने कुछ किया है गुनाह, ऐसा नहीं, प्रिवेंशन पर्पज से तुमको डिटेन कर रखा है, तब तो यार तुम वोट डाल सकते हो। ऐसे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत वोटिंग का राइट खत्म कर दो तो मतलब खतरे का नाम दिखा करके फिर तो रूलिंग गवर्नमेंट सबको डिटेन करा देगी, फिर तो खत्म हो गया। लोग घरों में नज़र बंद कर दिया। बेहतरीन चुनाव, इधर से चुनाव की डेट और चुनावी बूथ पे पुलिस लगाने की बजाय घरों के बाहर लगा दो, अंदर ही अंदर कैद, हो गए चुनाव, है ना। पुलिस को ये कह दो कि जिन जिन के घर के बाहर ये चुनाव चिन्ह लगा है उनको जाने देना और बाकियों को खतरा बता करके डिटेन कर देना गेट के अंदर ही। भाई ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट द सिस्टम। ओके, तो अगर वो भी कर दिया है तो आप कहेंगे अच्छा डिटेन करने आ रहे हो, करो, कर दो, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना ये, तो फिर वोट तो डलेगा मेरा। फिर वो पर्पज़ ही पूरा नहीं होना जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए कराया होगा कि ये वोट ना डाल सके, तो फिर वो झूठा कराएगा भी नहीं। तो बात समझ में आई? तो कभी गलती मत करना। अब आती है चुनाव लड़ने की खेला, चुनाव लड़ने का खेल। अब आप कह रहे होंगे खडूर साहब से चुनाव लड़ रहे अमृतपाल, चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन अपने ही चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। क्योंकि वोट नहीं डाल सकते, अभी समझा के हटाऊं, बिहाइंड द बार हैं तो वोट तो नहीं डाल सकते, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं भाई, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब कौन कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है सुन लो। अभी उनके अगेंस्ट ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं। अगर उनकी स्टेज क्लियर कर दी जाए, किसी भी पर्सन की स्टेज क्लियर की जाए, सपोज करो कि अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ट्रायल शुरू होगा, तो जब तक आपका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ फर्स्ट, तो अभी तो आप एक्यूज्ड हैं। फिर आपका ट्रायल आगे चल रहा है, अभी तक कन्विक्टेड ही नहीं है। ये सारे फेज के दौरान आपको चुनाव ना लड़ने देना कोई लॉजिक ही नहीं है। You'll go and fight the election, तो चुनाव आप लड़ सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपका वहाँ पर मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपका मौजूद रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव लोग आपके मुंह पे तो लगाएंगे नहीं आके मोहर,
चुनाव तो आपकी पार्टी के चिन्ह पर लगेगा, चिन्ह तो वही है, कैंपेन है वो आपके समर्थक कर लेंगे, और आप चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, आप में मतलब इतनी दम है कि आप कैंपेन कर लेंगे अंदर रह के भी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है पर उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ना वो अपने हक में वोट डाल सकते ना किसी के। ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द वोटिंग राइट इन दिस इलेक्शन बट इज़ एंटाइटल्ड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि अभी उनके खिलाफ या तो फिर चार्जेस ही नहीं आए हैं और अभी उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं, या तो कोई ऐसा बंदा जहाँ चार्जेस आए हैं अभी, दूसरा बंदा जिसके अभी ट्रायल चल रहे हैं, वो कन्विक्ट अभी हुआ नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो ये वाले हो गए, इस कैटेगरी में तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी में जो दूसरे वाले हैं वो कन्विक्टेड हैं, कन्विक्टेड हैं, सजा पाई हुई है, कन्विक्टेड हैं। दो बातें, कन्विक्टेड हैं और उनके कन्विक्शन ऑर्डर पर स्टे लग गया है, कन्विक्शन ऑर्डर पर स्टे लगा है। सपोज देयर इज अ स्टे, तो जब कन्विक्शन ऑर्डर पे स्टे ही लग चुका है, स्टे लगा दिया हायर कोर्ट ने, किसी भी हायर कोर्ट ने, तो बतौर मेंबर उनकी मेंबरशिप अगर किसी हाउस की है, लोकसभा की, विधानसभा की, अगर उनके पास मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी उनकी, और चुनाव लड़ना है तो लड़ सकते हैं। कन्विक्टेड हैं लेकिन स्टे लग गया है। आई बात समझ में? अच्छा, कन्विक्टेड हैं, स्टे नहीं लगाया है, बेल दी है। कन्विक्टेड हैं, स्टे नहीं लगाया है, बेल दी है, वोट डाल सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। वोट डाल सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। दोनों बातें समझ आ गई? कन्विक्टेड हैं लेकिन कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, लेकिन बेल नहीं दी, जेल के ही अंदर हैं, वोट नहीं डाल सकते पर चुनाव लड़ सकते हैं। कन्विक्टेड हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया पर स्टे नहीं लगाया, जेल के बाहर हैं, वोट डाल सकते हैं पर चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या गजब खेल! इतना समझ में आ गया? आई होप आप फंसेंगे नहीं और ऑर्गेनिकली समझ रहे होंगे। अब कन्विक्टेड होने से क्या क्या अंतर आ जाता है, उसके बारे में क्या लिखा है उसको समझ लें। पहले हम ये यहाँ तक पढ़ करके आपको बता दें ताकि मामला क्लियर हो जाए। सो वो कह रहे हैं कि द सेक्शन 62 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू वोट। Section 62(5) the people who are disqualified if person is confined in prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise or is in the lawful custody of the police. Nothing shall apply to a person subjected to the preventive detention. According to the Model Prison Manual 2016, जो Model Prison Manual है 2016, वो क्या कहता है? प्रिजनर कौन है? वो कहता है प्रिजनर वो है एनी पर्सन कन्फाइंड इन प्रिजन अंडर द ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के तहत कोई भी पर्सन जो प्रिजन में कन्फाइंड है वो प्रिजनर है। कन्विक्ट कौन है? एनी पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट, कोई भी पर्सन जिसे कोर्ट से सेंटेंस मिल चुका है वो कन्विक्टेड है। अंडर ट्रायल कौन है? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कौन है? अ पर्सन अंडर जुडिशियल कस्टडी पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अंडर ट्रायल है। ओके, जिसके जो कि अभी कस्टडी में है लेकिन इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल अभी पेंडिंग चल रहे हैं, उसको हम अंडर ट्रायल प्रिजनर कहेंगे। सो प्रिजनर एनी पर्सन कन्फाइंड इन प्रिजन अंडर द ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया और वो प्रिजन में है, प्रिजनर है, सिंपल। कन्विक्ट कौन है? कोर्ट के द्वारा सेंटेंस पाया हुआ व्यक्ति कन्विक्ट है। अंडर ट्रायल प्रिजनर कौन है? जिसके अगेंस्ट या तो अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग चल रही है या अभी ट्रायल पेंडिंग चल रहे हैं, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। ये मॉडल प्रिजन मैनुअल कहता है 2016 का, ये परिभाषाएं वो बताता है। अब आता है जैसे सेक्शन 62 था जो राइट टू वोट से डील करता है, ऐसे ही सेक्शन 8 है जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप कुछ ऑफेंसेस में, सर्टेन निश्चित ऑफेंसेस में अगर आप लिप्त पाए जाते हैं, कन्विक्ट होते हैं, तो फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन बियर करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में? बतौर मेंबर पार्लियामेंट, बतौर मेंबर लोकसभा, बतौर मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए यानी कि विधायक, एमपी यानी कि सांसद, और भी कई चीज़ों में, अभी पता लग जाएगा आपको। वो कह रहे हैं कि टाइटल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 8 का ये टाइटल है।
ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में आता है। क्या होता है इसके अंदर? देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन। इस सेक्शन 8 के तहत ऑफेंसेस की बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट है। देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। मैं वो लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, आप उसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दिखाना मतलब पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको उसे देखना है। देखने मात्र से ही मामला आपका सेट हो जाएगा। इस लेक्चर को या तो आप ऐसे ख़त्म कर सकते थे कि जो भी लोग प्रिजन में हैं वो वोट नहीं डाल सकते पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, स्टोरी ख़त्म। कितनी देर का टॉपिक हुआ? 10 सेकंड का। या आप इसे हर बारीकी से करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट बारीकी पे जाकर खड़ी है। देखिए ये मैंने आपको दिखा दिया। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्वेक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 153A, सेक्शन 171E, F, सेक्शन 376, 376A, एक लॉन्ग लिस्ट। ये सारे के साथ ऑफेंसेस ऑफ कमिटिंग टेररिस्ट एक्ट, ऑफेंसेस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ऑफेंसेस ऑफ इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स। इस तरह से तमाम ऑफेंसेस की लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस। ओके, दिस ऑफेंस लिस्ट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव and it is given under the section 8 of the Representation of the People Act 1951। सेक्शन 8 में आती है। ये आपको डिस्क्वालीफाई करता है। और क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेज ऑफ द लिस्ट, उस लिस्ट में जो ऑफेंसेज हैं उनमें से किसी भी ऑफेंस में अगर पर्सन कन्विक्ट होता है, दे विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए क्वालिफाई नहीं रहेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन ऑनवर्ड्स, जिस दिन से उनकी कन्विक्शन हो जाएगी, उस दिन से वो लोकसभा, राज्य विधानसभा, यहाँ पर हमारे डिस्कशन में वही दो टॉपिक हैं, उस दिन से वो लोकसभा विधानसभा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे जिस दिन से कन्विक्शन हो जाएगा। दैट फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स। इतनी बात समझ में आ गई? ये यहाँ पर लिखी है। एंड फेस फर्दर अ 6 year डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिलीज। चलिए मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए किसी पर्सन को 1 साल की सज़ा हुई, मान लीजिए 1 year की सज़ा। जिस दिन सज़ा सुना दी है और तो उसी दिन से अब वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन के लिए, वो क्वालिफाइड ही नहीं है। ये फर्स्ट केस क्लियर हुआ? डन। कब तक? पहले ये वाला पूरा 1 साल, फिर जिस दिन से ये सज़ा ख़त्म होगी उस दिन से काउंटिंग शुरू होगी फर्दर 6 years की, तो कुल 7 years। 7 साल के बाद वो पर्सन जा करके क्वालिफाई करेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। मान लीजिए सज़ा 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 3 साल की सज़ा हो गई, और अगर वो 3 साल की सज़ा आज से शुरू हुई तो आज से शुरू होकर के पहले तो ये 3 साल पूरे होंगे, ये 3 साल पूरे होने के अगले दिन से ही अगले 6 साल पूरे होंगे, 9 साल। 9 साल तक वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड रहेगा, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस। इतनी बात क्लियर हुई? लेकिन तो पर यहाँ पर अब हमें क्या क्लियर हुआ, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? देयर आर मैनी ऑफेंसेस। तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें आप कन्विक्टेड पाए गए हैं, यू आर कन्विक्टेड इन सच ऑफेंसेस, बट उन ऑफेंसेस में सिर्फ आपको फाइन लगाया गया है, सिर्फ फाइन लगाया गया है, तो कोई सेंटेंस का पीरियड तो नहीं है। तो फिर अब आपका डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड कितना रहेगा? आपका डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड रहेगा 6 years का। इतनी बात क्लियर हुई? चलो, इस पे किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए, इसके लिए ये रीसेंट जो जजमेंट आया है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, देखिए। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मिनिस्टर को डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में डिस्क्वालीफाई किया है, और उनका मानना ये है कि अगर कोई भी केस में अगर पर्सन को कोई सज़ा नहीं मिली है, जैसे यहाँ पर बताया गया है, if a legislator is sentenced to any term of imprisonment under the Prevention of Corruption Act 1988, then he or she should be disqualified from the date of conviction till the entire period of imprisonment, and also for further period of 6 years from the date of release and the act
says. But the detention of person under a preventive detention law is not a disqualification. तो preventive detention का कानून यहाँ पर भी लागू नहीं होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इसी में वो पॉइंट था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये सेक्शन 8(1) कहता है, हमने सेक्शन 8 आपको पढ़ाया, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। सेक्शन 8(3) कहता है 2 साल की सज़ा का नियम भी है। जैसे मैंने अभी जो आपको बताया, दैट इज़ अ सेक्शन 8(1). सेक्शन 8(1) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, अ लेजिस्लेटर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये PCA के तहत उस पर्सन का कन्विक्शन हुआ है। ओके उसमें उन्होंने कहा है शुड बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन इफ द पनिशमेंट इज लिमिटेड टू अ फाइन। अगर पनिशमेंट सिर्फ फाइन तक लिमिटेड है तो फिर वो पर्सन 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हुआ ना, क्योंकि सेंटेंस के रूप में तो कोई सेंटेंस है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया, कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे, वो 2 साल वाली सज़ा का प्रावधान उनके दिमाग में घूमेगा कि 2 years की सज़ा होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इट इज़ अ सेक्शन 8(3), यानी कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 3। पर सेक्शन 8 अपने आप में बहुत सारे सब सेक्शन लेके आता है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 जो मैंने अभी आपको पढ़ करके दिखाया, जिसमें लाइन क्या आती है, जिसमें क्लियरली लाइन आती है कि वो कितनी भी सज़ा पाए हो, यानी कि उसमें लिखा है इफ अ लेजिस्लेटर इज सेंटेंस्ड टू एनी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर द PCA 1988 then he should be disqualified from the date of conviction till the entire period of imprisonment. बट अगर उसको कोई imprisonment नहीं हुई है तो क्या आएगा कि अंडर सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, अ लेजिस्लेटर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 should be disqualified for 6 years from the date of conviction if punishment is limited to fine. मतलब यहाँ तक हमारे देश में प्रोविज़न है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइन बेस्ड ही कन्विक्शन बियर कर रहे हैं, बट वो ऑफेंस उस लिस्ट में आता है जो लिस्ट सेक्शन 8 के तहत दी गई हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दैट लिस्ट इज़ वेरी वेरी एग्जॉस्टिव। ओके, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि किसी पर्सन के चुनाव लड़ने की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू बी इलेक्ट और राइट टू इलेक्ट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमने राइट टू इलेक्ट से जो सारे कॉन्सेप्ट समझाए आपको, वो सारे सेक्शन 62 सब क्लॉज 5 से डील कर रहे थे। लेकिन राइट टू बी इलेक्टेड से जो प्रोविजन बताए हमने, वो सेक्शन 8 से जुड़े हुए हैं। और एक्ट दोनों के मामले में सेम काम कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। और यहाँ पर सेक्शन 8 क्या कह रहा है कि देयर इज अ लिस्ट जो कि बहुत एग्जॉस्टिव है। उस लिस्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनमें से किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट पाए गए तो वट एवर बी द टेन्योर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, वट एवर बी द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसके इन्वोक होते ही, कन्विक्ट होते ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए टू इलेक्ट, टू बी कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन। नहीं कंटेस्ट कर सकते, और अगर मेंबर हैं भी किसी हाउस के तो डिस्क्वालीफाइड हैं आप। दो तरह का डिस्क्वालिफिकेशन आपने समझ लिया ना, आप चुनाव लड़ नहीं सकते हैं और आप डिस्क्वालीफाई हो भी गए हैं। इतनी बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? और ये कितना रह सकता है, जितनी भी सज़ा दी है वो सज़ा खत्म होने पर 6 साल का और पीरियड शुरू होगा, और कुछ भी सज़ा नहीं है, फाइन है, तो फिर भी 6 साल का समय तो है ही है। ये एक चीज़ें हैं, इनके अलग होती हैं इलेक्शन पिटीशंस। आज हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। वो इलेक्शन पिटीशंस, अगर इलेक्शन में कोई धांधली पाई गई है, किसी तरह की कोई समस्या पाई गई है, आपने वो गवर्नमेंट बॉडीज़ का इस्तेमाल कर लिया, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया, आपके चुनाव रद्द हो गए, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये समझ में आ रहा है? लेकिन अब इसमें एक क्लॉज है, वो क्या है? सेक्शन 11 ऑफ द सेम एक्ट, लाइट है अभी भी? सेक्शन 11 ऑफ द सेम एक्ट क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड इन सेक्शन 11 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है, डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड कितना है? 6 ईयर। आई बात समझ में? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मुझे याद आता है 2019 में इससे जुड़ी घटना हुई,
अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर तमांग, गाय खरीदने के मामले में धांधली के आरोप उन पर लगे थे। 1 साल की सज़ा उन्होंने पाली थी। 1 साल की सज़ा जब उनकी कंप्लीट हुई तो इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 11 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है वो रिमूव कर दिया था और फिर वो चुनाव लड़ पाए थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को घटाने या ख़त्म करने की ताकत है। ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का सेक्शन 11 बोलता है। आई बात समझ में? सेक्शन 8, सेक्शन 11, सेक्शन 62, सेक्शन 62 में सब क्लॉज 5 और सेक्शन 8 में आगे कई सब क्लॉज 8(1), 8(2), 8(3), इस तरह से। इतनी बात समझ में आई? तो अब कुल मिलाकर के हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है? हमारे सिस्टम में ये चल रहा है, अगर यहाँ पर केस खडूर साहब से चुनाव लड़ रहे हैं, अमृतपाल का ले लें, तो उनके खिलाफ तो अभी फ़िलहाल किसी भी तरह का कोई कन्विक्शन हुआ ही नहीं है। कोई कन्विक्शन हुआ है? जब कन्विक्शन हुआ ही नहीं है तो सेक्शन 8 में वो कवर कैसे होगा? सेक्शन 8 में कवर हुआ वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के? नहीं। तो कॉन्टेस्ट करने में कोई रोक नहीं है, चुनाव लड़ सकता है। कन्विक्शन होगा फिर चुनाव नहीं लड़ पाए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके? अच्छा, दूसरी बात, सेक्शन 62 सब क्लॉज 5 के तहत कोई रोक है उस पर वोट डालने के लिए? 100% रोक है। वो बिहाइंड द बार है, बिहाइंड द बार है तो रोक है। वोट कैसे डाल लेगा? तो वोट ना डालने का जो है सिस्टम उन पर लागू हो रहा है, पर कॉन्टेस्ट करने के अधिकार मिल रहे हैं। दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। अच्छा, आई बात समझ में? अच्छा, फिर अब दूसरी बात, अब केजरीवाल बाहर घूम रहे हैं बिहाइंड द बार नहीं है और चुनाव आ गए, तो हमने जो यहाँ पर पढ़ा, चुनाव आ गए और जेल के बाहर है, वोट डाल सकते हैं। बिहाइंड द बार नहीं है, वोट डाल सकते हैं। शर्त क्या है? आर्टिकल 325 और 326 के तहत वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, किसी और ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, वो सब डिस्क्वालीफिकेशन नहीं लागू हो रही है उन पे, और उनका वो बतौर वोटर एंटाइटल्ड हैं, वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराने के लिए करा के बैठे हुए हैं। बाकी मामला सेट ही सेट। जेल में होते तो वोट वो भी नहीं डाल पाते। लड़ पाते इलेक्शन अगर कन्विक्टेड ना होते तो। उन ऑफेंसेस में जो ऑफेंसेस सेक्शन 8 के तहत मेंशन है, मतलब अगर लड़ पाते, अगर उनमें कन्विक्टेड ना होते तो। ओके, ये कहानी है। इतनी बात समझ में आई? चलो, काफ़ी हद तक ये सारी ग्राउंड्स हमने, पेचीदगियाँ सारी कवर कर ली। अब पेचीदगियाँ तो कोई बची नहीं, लेकिन इसको सिर्फ इतनी टेक्निकलिटी में ही सिर्फ देखना है। ये एक लार्जर मुद्दा है। लार्जर मुद्दा है डिबेट डिस्कशन का। वो डिबेट डिस्कशन का मुद्दा कहाँ जा कर के खड़ा है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, ये तमाम बातें भी तो हैं, उसको भी तो चर्चा करना ज़रूरी है। अब थोड़ा उस एंगल से चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ा ऐसे मेंस का क्वेश्चन या डिस्कशन कर पाओ किसी से। ओके, मैं वो सेक्शन लिखने जा रहा हूँ। देखिए, ये डिबेट इस बात पर खड़ी है कि अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की, तो ऐसे में अगर बेल के मामले में ये नियम लागू होता है कि जब तक व्यक्ति गिल्टी प्रूव ना हो जाए, उसका अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत कि वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकता है, वो आज़ाद रहने के अधिकारों को जी सकता है। और लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी ये दिखा कि बेल को एक राइट बनाया जाए, एक्सेप्शन नहीं, मतलब एक रूल बनाया जाए। बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। अगर बेल को इतना महत्व दिया गया है, इस बात को तर्क में देते हुए कि व्यक्ति का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन नहीं होना चाहिए, मतलब समानता का अधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जेल में है, या तो वो पुलिस कस्टडी में है, या तो वो किसी भी तरह से जेल में जुडिशियल कस्टडी में है, इसका मतलब वो पर्सन कन्विक्टेड नहीं है, वो या तो अंडर ट्रायल है, या फिर ट्रायल से भी पेंडिंग है, और या वो पुलिस कस्टडी में है। ऐसे में हो सकता है उसके अगेंस्ट गलत चार्जेस फ्रेम किए गए हों, उसको जेल में डलवाया गया हो। तो मियरली एक पर्सन के जेल में हो जाने के कारण ही क्या उसका ये अधिकार मर जाता है कि उसे
बतौर वोटर वोट ना डालने दी जाए? क्या वो बाकी लोग जो कि जेल में नहीं है, इस समय कस्टडी में नहीं है, उनके समान ही आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार नहीं रखता? क्या उसे कानून की नज़रों में बराबर नहीं देखा जाना चाहिए बाकी लोगों के मुकाबले, जैसे बाकी नागरिकों को देखा जा रहा है? इस सवाल पर लगातार कोर्ट में केसेस आए और 2022 से अब तक ये विचार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि क्या वोटिंग का राइट उन तक एक्सटेंड होना चाहिए कि नहीं। क्या प्रिजनर्स, क्या जो लोग अंडर प्रिजन हैं उनमें किसी तरह का भेद नहीं करने की ज़रूरत? मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक आंकड़ा है। कुछ चीज़ें अब मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि आपके साथ आर्टिकल शेयर किए जाएंगे, तो मैं सिर्फ आपको डाटा पढ़ करके सुनाऊँगा। आप उस डाटा को सुन के ही समझ जाएंगे कि मैं इस्टेब्लिश क्या करना चाहता हूँ। इसको सुनिए। और ये डाटा भी क्लासिफाइड डाटा है गवर्नमेंट के सोर्सेज का। डाटा होना चाहिए, बस ये है। रुकिए, उनका कहने डाटा में मेन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो ये था कि देश में लगभग 74% लोग ऐसे हैं जो लोग अंडर ट्रायल्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देर आर 74% मतलब अंडर प्रिजनर्स दोज हु आर अंडर ट्रायल्स। जब अंडर ट्रायल्स की संख्या इतनी बड़ी होगी, कन्विक्ट्स जो हैं उनकी संख्या इतनी छोटी होगी, ऐसे में ये कहाँ तक लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में जायज़ है कि हम सिंपली एक पर्सन को अंडर ट्रायल के रूप में वोटिंग का राइट डिनाई करें? क्योंकि हमारे देश में कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और कन्विक्शन रेट कम होने का कारण है कि केसेस की हियरिंग में डिले है, चार्जेस फ्रेम करने में डिले है। लोग वर्षों तक जितनी उन्हें सज़ा मिलनी है उस सज़ा से भी कई गुना ज़्यादा तक वो अंडर ट्रायल के बतौर ही केसेस झेलते रहते हैं। मैं आपको संख्या बताना चाहता हूँ। ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो का 2021 का 31 दिसंबर को आया हुआ आंकड़ा है। वो ये कहता है कि इस समय हमारे देश में जो कन्विक्ट्स हैं, जो कि जेल्स में हैं, वो 1,22,852 हैं, 1,22,852। जो अंडर ट्रायल्स हैं वो 4,27,000 हैं, और जो डिटेन्यूज़ हैं, अलग अलग मामले में डिटेन किए गए हैं, वो 3,470 है। मतलब जो कन्विक्ट्स हैं वो सिर्फ 22.2% है, जो अंडर ट्रायल्स हैं वो ऑलमोस्ट 77% हैं, और जो डिटेंशंस में है वो 0.6% है। मतलब एक देश, जिस देश में जो कुल लोग इस समय जेल में हैं, उन जेल में बैठे कुल लोगों की संख्या का 77% अंडर ट्रायल्स है। कुल संख्या दी गई है 5,54,034, 5,54,034 प्रिजनर्स हैं देश में। 31 दिसंबर 2021 तक का नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो का डाटा है ये। इस 5.5 लाख के अराउंड जो जनता प्रिजन में है, उसमें से 77% अभी अंडर ट्रायल्स हैं। ये उन अंडर ट्रायल्स के वोटिंग के अधिकार की लड़ाई की बात है, जो कि आर्टिकल 14 की लड़ाई है। तो ये कहा गया है कि कैसे हम सिंपली किसी को बिहाइंड द बार जाते ही वोटिंग राइट डिनाई कर सकते हैं। द फाइट फॉर दिस केस, क्योंकि उनको बेल का राइट है, और अगर उनको बेल का राइट है तो कोई आर्थिक रूप में पिछड़ा हुआ है, अपना केस नहीं रख पा रहा, इस वजह से शायद उन्हें बेल नहीं मिली है। और कहीं पर ऐसी भी कंडीशंस हैं कि बेल के केसेस प्रॉपर प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, लेकिन जब कर दिए जाएं तो बेहतर तरीके से बेल मिल जाती। कहीं पर जजेस बेल से बचते हैं, वो बेल देना नहीं चाहते हैं, इस चीज़ से बेल नहीं मिल पाती। ये सारे कारण हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने लगातार एम्फसाइज़ किया गया है कि बेल एक रूल होना चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन उन्हें जेल में रहते ही हम वोटिंग राइट तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ये केस इस बात पर लड़ा जा रहा है कि क्यों नहीं उन्हें वोटिंग का राइट दिया, जबकि एक कन्विक्ट को, जो कि कन्विक्टेड है और वो सिंपली इस समय बेल पे बाहर है, उसको वोटिंग का राइट है। मतलब एक कन्विक्टेड पर्सन को, जिसको सज़ा हो गई है, सिंपली वो किसी कारण से अब बेल पर बाहर है, उसको आपने वोटिंग का राइट दे दिया है। लेकिन जिसके खिलाफ ना तो अभी प्रोसीडिंग शुरू हुई या जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तय ही नहीं हुआ कि वो क्रिमिनल है, उसको वोटिंग का राइट नहीं है। ये एक पैराडॉक्स है, ये एनॉमली करेक्ट करनी होगी। अलग अलग जजेस ने भी कई बारी अपनी जजमेंट्स के दौरान ऑब्जर्वेशन के तहत इन एनॉमलीज़ को फाइंड आउट किया है कि ये एनॉमलीज़ हैं जो ठीक करनी होंगी। लेकिन फ़िलहाल देश किस ग्राउंड पे चल रहा है? फ़िलहाल देश इस ग्राउंड पे चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर सबमिशन है कि राइट टू वोट किसी भी तरह से ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना फंडामेंटल राइट है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट होने से फ़र्क आता है क्या? जब कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, अगर वो आर्टिकल 325 या 26 के तहत आता, तो उसको बदलने के लिए या उस राइट को, अधिकार को कम करने के लिए या कोई भी चेंज लाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको संविधान में जो बदलाव लाना है वो संविधान संशोधन के बाद लाना पड़ेगा। जो प्रोसीजर रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। आपको ज़्यादा मैंडेट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी संविधान में बदलाव लाने के लिए। लेकिन अगर कोई सिंपली एक स्टैट्यूटरी राइट है, इट्स अ सिंपल स्टैट्यूटरी राइट, तो आप उसे सिंपल प्रोसीजर के वाया भी अमेंड कर सकते हैं, जब चाहे बदल सकते हैं, क्योंकि वो बदलाव बाय लॉ ही आ जाएगा। सिंपली स्टैट्यूट की मदद से, कानून की मदद से ही आपका वो अधिकार बदला जा सकता है, या तो ख़त्म किया जा सकता है, या थोड़े समय के लिए आपको लिया जा सकता है, या कुछ भी उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अगर हम उसे फंडामेंटल राइट के दर्जे की प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत मैंडेटरी है। ऐसा जो लोग पक्ष रख रहे हैं कि वोटिंग राइट देना चाहिए, वो ये कहते हैं कि ऐसा बहुत ज़रूरी है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि आर्टिकल 325, 326 में इसी और इशारा किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाता कि आर्टिकल 325 इलेक्टोरल रोल तैयार करने की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि किसी को भी डिनाई नहीं किया जाएगा इंक्लूड करने से, आर्टिकल 326 सफरेज का अधिकार दे रहा है एडल्ट बेसिस पर, और वो नागरिकों को 18 साल से कम ना होने पर अपने आप को रजिस्टर कराने का एंटाइटल दे रहा है। राइट उसी ने ऑफ़र कर दिया है, उसने सिर्फ फर्दर किसी कानून के माध्यम से अपने इसी राइट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और शेप देने का अधिकार दिया था। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने ज़्यादा शक्तियाँ अज्यूम कर ली, ज़्यादा पावर अज्यूम कर ली, और आर्टिकल 326 के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को सिर्फ जो आर्टिकल 326 के प्रोविज़न को इफ़ेक्ट में लाने के लिए कहा गया था या उसे बेटर शेप देने के लिए कहा गया था, उसको उसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने आर्टिकल 326 में इंटरफेयर करना शुरू किया। और इंटरफेरेंस यहाँ से दिखती है कि उसने कई तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस बिगिन की, और उसने सेक्शन 62 सब क्लॉज 5 के तहत आपके राइट टू वोट में कई तरह के डिटेंशन के, प्रिजन के नियमों को जोड़ा। जबकि ये मतलब जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं जबकि ये बहुत स्पष्ट था बतौर संवैधानिक अधिकार कि आप प्रोविजंस फाइंड आउट करिए कि उनका वोट कैसे डलवाना है, प्रोविज़न फाइंड आउट करिए कि कैसे वोट डलवाना है। लेकिन यदि वो कन्विक्टेड नहीं है तो फिर उनके पास अपना एक वोटिंग का अधिकार है, अगर वो कन्विक्टेड नहीं है। तो जहां हमारे देश में चुनाव लड़ने के क्लॉजेस काफ़ी क्लियर हैं, वो कन्विक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड देयर वेरी क्लियर। सेक्शन 8 इज़ समवट क्लियर। वहीं पर सेक्शन 62(5) को लेकर के एम्बिग्विटी है, उतनी क्लैरिटी नहीं है कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन 1997 का सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसे लगातार बार बार अभी 2020 तक 20 सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने बार बार रेफ़र किया है, जिसमें ये माना गया है कि राइट टू वोट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। ओके, उसमें ये कहा गया है कि जब व्यक्ति प्रिजन में है हम क्यों उसे वोटिंग राइट नहीं दे सकते, उसका रीज़न दिया है। पहला क्लॉज उन्होंने दिया है कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जेल के बाहर ला करके वोट डलवाने के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, जबकि चुनावों में पुलिस की कमी पहले ही बहुत महसूस होती है, मतलब सुरक्षा बलों की कमी पहले ही बहुत महसूस होती है। ऐसे केसेस में ये बहुत भारी पड़ेगा समाज को। जो कि अभी पीछे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति का विवाह हुआ, अभी एक दिन के लिए उसको पैरोल मिला था। 2 क्रिमिनल्स थे, एक लड़की भी वही थी और लड़का भी वैसे उसी बैकग्राउंड से आता था, गैंगस्टर। उनकी शादी हुई तो पूरे किले की तरह तब्दील किया गया था पैलेस को, बहुत हाई सिक्योरिटी में ये किया गया था। तो इसी तरह से अब आप जब ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो जितने भी लोग जेलों में हैं तो कई तरह के खूंखार अपराधी भी हैं, खूंखार आरोप भी उन पर लगे हुए हैं, उनके आपस में कई दुश्मनियां हैं, कई कुछ है। तो कोर्ट ने ये कहा 1997 का भारत इमेजिन करिए, इंटरनेट उस स्तर पर अभी काम नहीं कर रहा है, स्मार्ट टेलीफोनी देश में नहीं आई है, ये सारी व्यवस्थाएं अभी नहीं हैं।
ऐसे में चुनाव में उन सबको लाना एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्रिएट करता है। सुरक्षा का विषय है, वो आम नागरिक की सुरक्षा का भी विषय है। ये पॉइंट उन्होंने रेज़ किया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि आप ये नहीं कह सकते कि जो लोग प्रिजन में हैं उनको, जो लोग प्रिजन के बाहर हैं उनके मुकाबले फ्रीडम का, डेमोक्रेसी का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अपने किए कर्मों के कारण ही उन्होंने अपने इन अधिकारों को गंवाया है। अगर उन्हें अपने फ्रीडम के, डेमोक्रेसी के, मॉरल राइट्स की जिम्मेदारियों का एहसास होता, ऐसा कंडक्ट ना किया जाता कि वो बिहाइंड द बार्स आते। तो ऐसे में हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, इन दोनों को बराबर करके नहीं देख सकते। तीसरा मसला कोर्ट ने हाईलाइट किया कि हमारा एजेंडा ही यही है कि हम पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज होने से रोकें। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हमें रोकना है। ऐसे में जो लोग बिहाइंड द बार्स हैं, अगर हम उन्हें चुनावों से दूर रख सकते हैं, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को होने से रोकेगा। मतलब हम पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज होने से रोकने का कदम उठा रहे हैं। ये चीज़ डेटरेंस क्रिएट करेगी, ये चीज़ एक डेटरेंस क्रिएट करेगी समाज में कि हमारे वोटिंग के अधिकार चले जाएंगे अगर हम बिहाइंड द बार्स चाहते हैं। और चौथी चीज़, कोर्ट का ये मानना है कि बेल का एक प्रोविज़न रखा गया है और जो व्यक्ति बेल पर बाहर है, चाहे वो ट्रायल से पहले स्टेज में था, चाहे वो अंडर ट्रायल है, दोनों, और चाहे वो कन्विक्टेड ही है, यदि वो बेल पर बाहर है तो बेल पर बाहर हुआ है वो कई तरह की डिलिब्रेशंस, डिबेट, डिस्कशंस और शर्तों के आधार पर। ऐसे में उसके केस में मेरिट पाई गई है कि उसको बेल मिलना चाहिए, और उन मेरिट्स को ध्यान में रखते हुए उसका वो वोटिंग का राइट रीइंस्टेट होता है जब वो बेल पे बाहर है, क्योंकि वो प्रेरोगेटिव आर्टिकल 326-25 का है, हम उसमें तो जा ही नहीं रहे अभी। तो ऐसे में जो लोग जेलों में हैं, ये भी देखना होगा कि बेल पे क्यों नहीं है, बेल पे वो क्यों नहीं है, और बेल पे क्यों नहीं है तो ये जानना होगा कि शायद उनको बेल मिल नहीं रही है। ये जानना होगा कि शायद उनको बेल नहीं मिल रही, और अगर बेल नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण है। हो सकता है कि आरोप बड़े संजीदा हों, बड़े ख़तरनाक हो सकता है कि उनके क्राइम बड़े ख़तरनाक हों। लेकिन उसी में फिर ओपोनेंट्स का ये कहना है कि ट्रायल्स हो कहाँ रहे हैं, ट्रायल्स में डिले कितना है, जेल में जो लोग हैं वो सोसाइटी के किस क्लास से, किस सेक्शन से आते हैं, पता करिए। दे आर मेजॉरली फ्रॉम द बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी क्लासेस। उनमें पता करिए अनपढ़ता का स्तर कितना है, और पता करिए वो इतने कॉस्टली लीगल अफेयर को अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेल का केस रख ही कहाँ पाते हैं। इस वजह से बेल नहीं मिल रही है और इस वजह से वो अंदर है, और हमने अंदर होने के कारण उनका ये नैतिक अधिकार, ये जो उनका वोटिंग का अधिकार है, ये ख़त्म कर रखा है। सो दिस इज़ हाउ दिस होल डिबेट इज़ वर्किंग। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास इस समय विचाराधीन है, लेकिन आज दिन तक के अलग अलग फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट्स ने ऑलवेज़ इसी बात को एम्फेसाइज़ किया है कि जो मौजूदा स्थिति है देश की, उस मौजूदा स्थिति के तहत राइट टू वोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से ही रेगुलेट होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बहुत क्लियर है इस मामले में कि किसी भी फॉर्म में व्यक्ति अगर बिहाइंड द बार है, प्रिजन है, उसके पास मौजूदा समय में वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई होता है। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही राइट मिलता है आपको, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तौर पर देखें या हम इसे बतौर फंडामेंटल राइट देखें, ये तय नहीं, ये सही नहीं। और आपका इस बात से जोड़ना कि ये बेसिक फीचर का हिस्सा है, ये भी गलत है। कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में ये कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देश में बेसिक फीचर का हिस्सा है। क्यों बेसिक फीचर का हिस्सा है? क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि बाय एंड लार्ज डेमोक्रेसी का जो एक एसेंस है वो इलेक्शंस ही हैं। सिर्फ इलेक्शंस के वाया डेमोक्रेसी नहीं होती है, लेकिन डेमोक्रेसी का अगर एक सिंगल एसेंस पकड़ना है वो इलेक्शंस हैं। और हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, वो बेसिक फीचर का हिस्सा है। और बतौर बेसिक फीचर का हिस्सा उसे बेसिक फीचर थ्योरी के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता। और देश के अंदर हर किसी को वाया इलेक्शन अपनी पार्टिसिपेशन निभाने का अधिकार है। यू हैव द राइट, क्योंकि हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है।
आप अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करता है लोकसभा और विधानसभा में। सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, सरकार भी बनाता है। मेजॉरिटी पार्टी है अगर तो सरकार ही बनाएंगे। सिर्फ सरकार ही नहीं बनाते हैं, सरकार को अंडर चेक भी रखते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी तय करते हैं। तो आपको रिप्रेजेंट करना यानी कि जो भी नियम कानून बनाने हैं, आपकी वॉइस को आर्टिकुलेट करके वहाँ पर बिल पुटअप करना और अपनी रिकमेंडेशंस देना और बिल्स को बेहतर बनाना। दूसरा, सरकार बनाना आपके लिए। और तीसरा, सरकार को अकाउंटेबल ठहराना, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जब चुनावों में तब होती। तो चुनाव बहुत ही सेंट्रल पीस हैं लोकतंत्र का, इस एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। और ऐसे में फिर वोटिंग का राइट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को आर्टिकल 325, 326 ने डील किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ वोटिंग, कि चुनावों का अधिकार है देश में और चुनावों के तौर पर आप सबको अधिकार है बीइंग एडल्ट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुआ। हमारे भीमराव अंबेडकर इसी के लिए लड़े कि जो अधिकार देना है वोट डालने का, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम ही फॉलो होगा। लेकिन राइट टू वोट जो है उसके ऊपर क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हों, किस तरह से वो काम करे, इस पर उतनी तवज्जो, उतनी डिबेट डिस्कशंस तब रखी ही नहीं गई। इसे छोड़ा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर, और इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने डील किया। लेकिन देश के रिपब्लिक कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए और देश को डेमोक्रेटिक बनाए रखने के लिए, और ख़ास तौर पर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जिसमें आपके द्वारा प्रतिनिधि चुना जा रहा है, आप सीधे नहीं जा सकते, तो उसमें ये रखा गया कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टू द लास्ट पॉइंट हमें इंश्योर करानी है हर व्यक्ति की, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड से ही होता है। उसके तहत रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। आर्टिकल 325, 26 या इंश्योर करते हैं। ये है आपका संवैधानिक अधिकार, कोई रोक नहीं सकता। जब भी कोर्ट ने कहा कि जब भी ये मैटर आएगा कि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर नहीं कर रहा है, या आप 18 बरस से ऊपर हो गए हैं, भारत के नागरिक हैं, आपका एंटाइटलमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने दिया जा रहा है, वोटर कार्ड नहीं इशू हो रहा है, वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं किए जा रहे हैं, हम वी विल सी टू दैट मैटर। हम इस मैटर को देखेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 325 टू 336, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उन चीज़ों से डील करता है। और बेसिक फीचर को जब भी देश की सरकारें बदलना चाहेंगी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बेसिक फीचर की थ्योरी को जस्टिफाई करना पड़ेगा। वो बहुत रिजिड होगा, तो इलेक्शंस भी अनटच्ड, कुछ नहीं होने जा रहा उनको। आपके वो वाले राइट जो 325-26 में, वो भी संवैधानिक अधिकारों के तौर पर अक्षुण्ण है, उन्हें भी कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन ये तो अधिकार ही कानून का है, ना मौलिक अधिकार है ना संवैधानिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार है आपका। और कानूनी अधिकार के बतौर शर्तें बड़ी साफ हैं। बस उन शर्तों के तहत जो आपके कानूनी अधिकार है, इस पर एक चर्चा होनी बाकी है कि क्या सही मायने में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 हनन होता है, आर्टिकल 19 हनन होता है। जैसे ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिकल 19(1) को लेकर के एक केस आया था एक बार कोर्ट के सामने, जिस केस में ये बात आई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक एलिमेंट है कि आप अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर पाएँ कि आप किसे इलेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ वन थिंग, कि आप अपनी चॉइस एक्सप्रेस कर पाएँ कि आप किसे इलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्ट होना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आया, तब कॉन्सेप्ट कन्विक्शन के अगेंस्ट आया था, तो तब कोर्ट ने कहा था कि भाई आप कन्विक्टेड हैं, तो ये आर्टिकल 19(1) में कवर नहीं होता है कि आप इलेक्ट होने का अधिकार मांग लें। यू आर कन्विक्टेड, तो ऐसे में इलेक्ट होने का फंडामेंटल राइट आपके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन हाँ, आपकी ये चॉइस बनती है कि आप ये एक्सप्रेस करें अपनी चॉइस कि आप किसे इलेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ वन थिंग, यू हैव दिस चॉइस, बट यू हैव दिस चॉइस अंडर आर्टिकल 325, 26। वो आपको ये चॉइस एक्सप्रेस करने का मौका दे रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो चॉइसेस एक्सप्रेस करने के लिए आपको सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, और वो कंडीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बताता है। आप उन्हें फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मौजूदा समय में अधिकार मिला नहीं है, बाकी तो अधिकार आपके पास है। तो इसलिए कोर्ट ये कहता है कि इस मसले में ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई गहराई से बहुत ज़्यादा जांच हो कि कोई राइट वायलेट हो रहा है। इट्स अ सिंपल प्लेन स्टैट्यूटरी राइट अवेलेबल टू यू। ओके, तो ऐसे में देश में यदि लोकतंत्र है तो चुनाव है।
इलेक्शंस मेन स्टे हैं डेमोक्रेसी का, इसमें कोई डाउट नहीं। इलेक्शंस का मतलब ही ये नहीं, मतलब ही कोई नहीं डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन के वाया आना है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल ना हो। मतलब आपका अधिकार है कि आप अपने लोगों को चुनें जिन्हें चुनना चाहते हैं, अपनी चॉइस फ्रीली एक्सप्रेस करें। आपका अधिकार है कि आप खुद खड़े हों, चुने जाएं। ये दोनों अधिकार आपको मिलते हैं। आपको राइट टू इलेक्ट भी मिलता है, राइट टू बी इलेक्टेड भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 325-26 में ये दोनों बातें आती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने राजनीति को स्वच्छ करना है, हमें उसे स्वच्छ करना ज़रूरी है, क्लीन करना ज़रूरी है। लगातार सरकारों ने और लगातार इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार किए हैं। आज ज़रूरी है कि कोई भी कैंडिडेट अपने ऊपर पेंडिंग केसेस को डिक्लेयर करे, वो ये बताए कि उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस पेंडिंग हैं। ये सारी रिकॉर्ड आपके पास आते हैं। हालांकि ये कोई शर्त नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं। शर्त लागू होती है सेक्शन 8 वाली, अगर सेक्शन 8 से वो प्रभावित नहीं हो रहा है वो चुनाव लड़ सकता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ शिक्षा का भी कोई नियम नहीं लागू कि उसे इतना पढ़ा होना चाहिए, पर आज उसके ऊपर शर्त है कि उसे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। संपत्ति का भी कोई नियम नहीं है, लेकिन आज उसके ऊपर शर्त है कि वो अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करेगा। ये सारी डिक्लेरेशंस लगातार लाए गए बदलावों से हुई, क्योंकि वेल इन्फॉर्म्ड वोटर ही एक कंस्ट्रक्टिव एंड साउंड डेमोक्रेसी खड़ी कर सकता है। आई बात समझ में? ऐसे में जैसे कैंडिडेट्स की कई शर्तें हैं, बतौर वोटर भी आप पर शर्तें हैं, क्योंकि लोकतंत्र की प्रक्रिया को साफ रखने के लिए वो शर्तें आप पर लगाई जाती हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोविज़न आज दिन तक एग्जिस्ट करते हैं, कल को बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है इसमें चेंज आ जाए। चेंज ये आ जाए कि ऑफेंसिव, मतलब जो जेल में हैं सारे लोग, उनके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाए और उनमें सेक्शंस क्रिएट किए जाएं कि कौन हैं जिन पर किस तरह के केसेस के तहत बुक हुआ है, उसे बुक किया गया है, तो बुक किस किस केस में किया गया है ये देखा जाए। सेकंड, किस स्टेज पे है, ट्रायल से पहले है या ट्रायल में है, ये देखा जाए। इस तरह के सेक्शनलिज्म के लिए बात की जा रही है कि ऐसे सेक्शंस लाए जाएं, सारे जेल इनमेट्स को इक्वली ट्रीट ना किया जाए। ये देखा जाए कि जेल इनमेट्स में भी बहुत फ़र्क है, उस आधार पे जो फार्मूला तैयार होता है उस फार्मूला को लागू कराया जाए, ताकि हम हमारी डेमोक्रेसी को सब तक पहुंचा सकें, एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, ताकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का लाभ सबको मिल सके। इसी के लिए ये बात हर बार चर्चा में आती है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स जिसको लेकर के आपको क्वेश्चंस इस मैनर में पूछे जा सकते हैं, जिसको लेकर के इस समय चर्चाएं चल रही हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अब जितने भी आएंगे यहाँ से आप बहुत ईजिली निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेदर द राइट टू वोट बीइंग फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ मेयर स्टैट्यूटरी राइट। जो राइट टू वोट है वो बहुत ही फंडामेंटल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। वोटिंग का कोई राइट, कोई वोटर नहीं है देश में, और आप कह रहे हैं देश में डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी और वोटर के बीच में खड़े इलेक्शन। और मैंने अभी बताया डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो इलेक्शंस है, और इलेक्शंस का मतलब है वोट, चुनाव का मतलब है चयन प्रक्रिया, वोट। तो वोट आर वेरी वेरी फंडामेंटल फॉर द डेमोक्रेसी इस हिसाब से। तो जो वोट्स इतनी फंडामेंटल हैं डेमोक्रेसी के लिए, दे आर सो फंडामेंटल टू द डेमोक्रेसी, तो क्या उन वोटिंग राइट्स को स्टैट्यूटरी राइट डिक्लेयर करके जीवन चला जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेदर द राइट टू वोट बीइंग फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ अ mere स्टैट्यूटरी राइट। दिस इज द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, whether the grounds of disqualification provided for in section 62(5) of the Representation of the People Act 1951 are reasonable in so far that a distinction is not made between the different classes of prisoners। आपने 62(5) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन लगा रखी है कि वोट नहीं डाल सकते, क्या वो रीज़नेबल है, जस्टिफाइड है कि आपने प्रिजनर्स में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं रखी? सारे पंजाबी जी कहते एको रस्से ही लगाते, सारे प्रिजनर एक तरह की। इसी के ऊपर डिबेट और डिस्कशन सारी जो हमने अभी डिस्कस की, आई बात समझ में? हमने आर्टिकल 21 भी पढ़ा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके तहत सारे नियम कानून भी पढ़े हैं।
और ये तकनीकी रूप में मौजूदा समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, स्टैट्यूट के तहत हमारे देश में सिनेरियो है, वो यहाँ खड़ा है। बड़ी चतुराई से या बड़ी कह लीजिए इंटेलिजेंस के साथ आर्टिकल 62 सब क्लॉज 5 के तहत कहीं पर भी 325, 326 के आर्टिकल को नहीं छुआ गया, उसको तंग नहीं किया गया, वो बना ही रहेगा आपका। लेकिन आप डिस्क्वालीफाई होते हैं वोट डालने से क्योंकि आप प्रिजन में हैं। फिर सेक्शन 8 के तहत आप डिस्क्वालीफाई होते हैं बतौर चुनाव लड़ने, बतौर इलेक्टेड मेंबर, या तो चुनाव लड़ नहीं सकते और चुनाव लड़ के पहुँच चुके हैं तो वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। राहुल गांधी के केस में ऐसा ही हुआ था, वो तो सदस्य थे लेकिन उन्होंने एक सरनेम ऐसा यूज़ किया तो उनके अगेंस्ट केस चला मानहानि का, 2 साल की सज़ा उन्हें सुना दी गई, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। बाद में कोर्ट ने उनके केस में स्टे लगा दिया, उनकी सदस्यता वापस आ गई और अब वो सदस्य बने हुए हैं, है ना। ये सारा ओवरऑल सेक्शन 8 के तहत चल रहा है। ऐसा ही आप सब पे भी शर्तें हैं। कन्विक्टेड पाए गए ना, वो कन्विक्ट है ना अगर आप, तो ये अभी राहुल गांधी बेल पे भी हैं और अभी राहुल गांधी के ऑर्डर पे स्टे भी लगी हुई है। दोनों बातें, बेल पे हैं इसलिए वोट डाल सकते हैं, स्टे लगी हुई है इसलिए वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखो कितना क्लासिक केस है उनका यार, जो हमने आज पढ़ा, दोनों ही बातें जस्टिफाई हो गई। वो वोट भी डालेंगे क्योंकि वो बिहाइंड द बार नहीं है, और अब वो रायबरेली से उन्होंने चुनाव भी लड़ना है और क्योंकि वो स्टे पे हैं। समझ में आई बात। लेकिन अभी जब यात्रा निकाल रहे थे भारत जोड़ो, तब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई थी क्योंकि 2 साल की सज़ा दे दी गई थी, उन्हें कन्विक्ट कर दिए गए थे। मोदी सरनेम यूज़ कर लिया था उन्होंने गलत सेंस में, तो उस मामले में अपनी स्पीचेस के दौरान वो सारा आज आपको कहाँ से ये हुआ राहुल गांधी के साथ दिख गया, यहाँ से हुआ। आई बात समझ में। बस यही डिबेट है। कोर्ट में इतनी इंटेलिजेंटली ये केसेस परस्यू होते हैं। कोर्ट कहता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन बेसिक फीचर का हिस्सा है, जब भी उस पर आँच आएगी हम आएंगे। और जो पिटिशनर है वो कहते हैं कि इलेक्शन ही कैसे होंगे बिना वोटिंग के, वोटिंग इज़ फंडामेंटल फॉर द डेमोक्रेसी, और वो इलेक्शन के वाई होती है। कोर्ट कह रहा है वोटिंग का जो राइट है, द फ्रीडम ऑफ वोटिंग, आर्टिकल 325, 326 को कुछ नहीं हो रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वोटिंग की भी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके तहत जो कानून ने शर्तें बनाई हैं वो शर्तें अभी काम कर रही हैं, चल रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हम यही समझ पाए हैं एज अ मैटर ऑफ लॉ कि ये लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, ये कोई अभी कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इस पे रिट पिटीशन के तहत फैसला नहीं हो सकता, हम इस पे सुनवाई नहीं कर सकते उस तरह से। ये हमारे देश की मौजूदा परिस्थिति है। अब तो आपको कोई डाउट नहीं, अब तो मैटर सारा क्लियर है पानी की तरह। कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप उत्तर दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।